नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड में सुभाष चौधरी हूं। गुरुग्राम के श्रमिकों के लिए आज एक अच्छी खबर है कि मानेसर में एक ईएसआई हॉस्पिटल का शिलान्यास किया गया। केंद्रीय श्रम एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इस अवसर पर मौजूद थे। उन्होंने आज 500 बेड के एक ईएसआई हॉस्पिटल के निर्माण के लिए शिलान्यास किया और यह हॉस्पिटल मानेसर में बनना है। आगे इसमें और खुशी की बात यह है कि यहाँ एक नर्सिंग कॉलेज की भी स्थापना की जाएगी और इसके लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने की मांग की और मुख्यमंत्री ने तत्काल इसका आश्वासन भी दे दिया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस मुद्दे को उठाया था। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में हरियाणा के कई शहरों में ईएसआई हॉस्पिटल अभी तक लंबित हैं, निर्माणाधीन हैं, बल्कि कई जगह उन्होंने पॉइंट आउट किया कि कई शहरों में हरियाणा सरकार की ओर से इसके लिए अपेक्षित जमीन भी दे दी गई है। बावजूद इसके कई वर्षों से उन लैंड पर, उन जमीनों पर या उन शहरों में ईएसआई हॉस्पिटल का निर्माण नहीं किया गया है। इसके रिस्पांस में केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने तत्काल कहा कि उन सब पर बहुत जल्द निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ईएसआई हॉस्पिटल के लिए किलोमीटर और आईपी की संख्या, जो मजदूर हैं उनकी जो संख्या होती है रजिस्टर्ड ईएसआई में, उसके आधार पर तय किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि अब हम दोनों को ध्यान में रखेंगे, किलोमीटर की दृष्टि से भी देखा जाएगा कि बहुत लंबी दूरी नहीं हो, और दूसरा जहां अगर 7 लाख के आसपास, 7 लाख से ऊपर अगर संख्या किसी एक क्षेत्र में हो जाती है मजदूरों की, जो रजिस्टर्ड मजदूर होंगे ईपीएफओ में या फिर ईएसआईसी में, तो उनके दृष्टि से वहाँ एक हॉस्पिटल का निर्माण, कम से कम 100 बेड से अधिक बड़े हॉस्पिटल का निर्माण वहाँ जरूर कराया जाएगा। दूसरी बात यह उठी कि जो हॉस्पिटल्स हैं ईएसआई के, उनके रेगुलर मेंटेनेंस नहीं होते हैं, वहाँ दिक्कत आती है, भवन का मेंटेनेंस नहीं किया जाता है, कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह भी कह दिया कि राज्य सरकार अपनी पीएसयू की एजेंसी जो है वो उसको अधिकृत कर दे और हम यानी मंत्रालय या बोर्ड, जो ईएसआई बोर्ड है, वो उसे स्वीकृति दे देगा और वो राज्य सरकार की एजेंसी भी इस काम में लग सकती है और एनुअल मेंटेनेंस के लिए वो आने वाले समय में व्यवस्था करने वाले हैं। दूसरी बात जो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव है, उन्होंने यह भी सामने रखा कि ज्यादातर जो ईएसआई हॉस्पिटल हैं, जो केंद्र सरकार की ओर से हैं और राज्य सरकार की ओर से भी होते हैं, तो ये जो केंद्र सरकार की ओर से नियुक्तियां होती हैं वो अच्छे डॉक्टरों की नियुक्तियां होती हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी है। लेकिन जो राज्य सरकारों की ओर से नियुक्तियां की जाती हैं तो वो अच्छी नियुक्तियां नहीं होती, यानी अच्छे एक्सपर्ट नहीं होते, अच्छे कंसल्टेंट वहाँ तैनात नहीं किए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये संभव है कि राज्य सरकार के पास कुछ फाइनेंस की कमी हो जिसके कारण से ऐसा होता हो, और क्योंकि डॉक्टरों का जो वेतनमान है ईएसआई हॉस्पिटल में वो अपेक्षाकृत कम होता है। केंद्र सरकार अच्छे वेतनमान देती है और राज्य सरकारें जो है कम वेतनमान देती है, तो इस कारण से ये दिक्कत आती है। उन्होंने कहा कि अब हम, बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि जो डॉक्टर्स के वेतनमान है, चाहे राज्य सरकार की ओर से नियुक्त किए जाते हों या फिर केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त किए जाते हों, वो सब एक समान होंगे, जिससे कि सभी जगह अच्छे डॉक्टर, योग्य डॉक्टर तैनात किए जा सकेंगे। उन्होंने जैसे बावल के हॉस्पिटल की बात की, जो 100 बेड का हॉस्पिटल है उसको स्वीकृति दे दी गई, उसका टेंडर जल्दी ही हो जाएगा। उन्होंने अलवर में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की बात कही, उन्होंने कहा जल्द ही इसका भी शिलान्यास हो जाएगा और इससे आसपास जो इलाके हैं, नूंह का जो से सटता हुआ इलाका है, उसको भी फायदा होगा। पूरे देश में श्रमिकों के लिए नया कोर्स वो शुरू करेंगे, ऑक्यूपेशन के आधार पर अलग अलग, जैसे जिस प्रकार का पेशा है, और ऐसा देखा गया है कि अलग अलग प्रकार का काम करने वाले मजदूरों को अलग अलग प्रकार की बीमारी होती है, तो इसीलिए उसका एक सर्वे कराकर और उसके लिए 40 वर्ष से अधिक उम्र की जो
मजदूर हैं या श्रमिक हैं, उनके लिए अलग से स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, और उनकी फैक्ट्री में आकर ही ईएसआई हॉस्पिटल के डॉक्टर और उसकी पूरी टीम आएगी और उनका सबका जांच परीक्षण करेगी और तत्काल आरंभिक स्थिति में ही उन्हें मुकम्मल इलाज देने की बात होगी। उन्होंने कहा पटना में जो बिहटा है वहां भी एक मेडिकल कॉलेज ईएसआई हॉस्पिटल की ईएसआई की ओर से एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा पटना में भी, और ऑक्यूपेशनल डिजीज पर भी इसमें काम किया जाएगा। उन्होंने कहा फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर के भी बहुत सतर्क हैं, और जो मैंने आपको पहले बताया कि 40 से अधिक उम्र के श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 88,000 एम्प्लॉयर्स हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर में खास करके 88,000 ऐसी कंपनियां हैं छोटी बड़ी, जो कि जिनमें श्रमिक लगभग 25 लाख श्रमिक ऐसे काम कर रहे हैं जो कि इसमें आईपी रजिस्टर्ड हैं, ईएसआई में रजिस्टर्ड हैं। तो उन्होंने आज बहुत सारी ऐसी बातें कही, और इस अवसर पर जो कोविड-19 से डिसीज जो पीड़ित परिवार है उनको उन्होंने मुआवजा भी दिया, कुछ को उन्होंने जो उनकी पेंशन मासिक पेंशन शुरू करनी थी, कुछ महिलाओं को मासिक पेंशन की स्वीकृति पत्र भी उनको दिए हैं। तो बहुत सारी बातें उन्होंने आज श्रमिकों से संबंधित रखी, श्रमिकों के कल्याण से संबंधित आज रखी है, और इसे आप जरूर गौर से सुने और संभव है ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो आइए आपको सुनवाता हूं कि आखिर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, और उप मुख्यमंत्री जो श्रम विभाग के प्रमुख भी हैं, हरियाणा में मंत्री भी हैं, दुष्यंत चौटाला, उन्होंने क्या मांगे उनके सामने रखी, और साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे मनोहर लाल, उन्होंने क्या बातें कही, आइए आपको सुनवाता हूं। अप्रूवल भी केंद्र से होता है, अलॉटमेंट भी केंद्र से होती है, और उसमें बहुत डिलेज आते हैं। मैं तो आपके विभाग के सेक्रेटरी से भी चाहूँगा कि इसको रीलुक इनटू किया जाए, क्योंकि बहादुरगढ़ का जो हमारा हॉस्पिटल का अब पीछे टेंडर हुआ है वो 4 साल पहले प्रदेश सरकार ने अलॉटमेंट करी हुई थी। इसी तरीके से 4-5 हमारी ऐसी डिस्पेंसरीज और छोटे हॉस्पिटल बनने हैं जिसकी लैंड प्रदेश द्वारा ट्रांसफर कर दी गई है, मगर आज तक टेंडर प्रोसेस नहीं हुआ गया। अगर केंद्र में दिक्कतें आती है तो हमारे प्रदेश के पीएसयूज है, प्रदेश के विभाग हैं, जो एटलीस्ट माइनर रिपेयर, मेजर रिपेयर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में और नए की कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आप परमिट करो तो उनका उपयोग हम कर पाएंगे, जिससे फैसिलिटीज़ बेहतर हो पाएंगी, फैसिलिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा हो पाएगा, और हमारे जितने रजिस्टर्ड आईपीज़ हैं उनको टू द एंड फैसिलिटीज़ हम दिलाने का काम करेंगे। मैं तो दोबारा भूपेंद्र यादव जी का, रामेश्वर तेली जी का आभार प्रकट करता हूं कि उनने हरियाणा की धरती को एक ऐसी सौगात देने का काम किया है जो इस मानेसर के 6 लाख आईपीज़ के इंडस्ट्रियल एरिया को अगले साल 2 साल के अंदर बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटीज़ ईएसआई के माध्यम से दे पाएगी। दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा, जिनने ये विजन प्रदेश को दे रखा है कि आज हेल्थ फैसिलिटीज़ को एक नए मुकाम पर, चाहे हम सरकार से चाहे केंद्र सरकार के सहयोग से ले जाने का काम करेंगे। आप सब आए, पूर्ण आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हरियाणा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे श्रम मंत्री भाई दुष्यंत जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार ने बहुत सहजता और तीव्र गति के साथ ये जो भूखंड हमको उपलब्ध कराया है, उसी के कारण हम इतना तेजी से आज भूमि पूजन के कार्यक्रम को संपन्न कर पा रहे हैं। मैं जब केंद्र में मंत्री बना, भाई दुष्यंत जी मेरे को मिले थे, मुख्यमंत्री जी से मैंने चर्चा करी थी, और चर्चा करने के बाद आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जब चर्चा हुई थी तो मैंने उनको कहा है कि हरियाणा सरकार के द्वारा जो हिसार में 100 बेड का अस्पताल है उसको ईएसआईसी के द्वारा शीघ्र ही इसी तरीके से भूमि पूजन से प्रारंभ किया जाएगा। रोहतक, सोनीपत और करनाल और बहादुरगढ़ जो आपने भूमि के लिए ईएसआईसी को कहा है, हमारी टेक्निकल टीम ने लगभग उसका अवलोकन कर लिया है, उसको भी हम शीघ्र ही पूरा कराएंगे।
और उसके साथ ही साथ जो डिस्पेंसरी की बात करी है उसको भी हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे। मेरा ये मानना है जो बात अभी दुष्यंत जी ने कही थी वो बहुत सही बात है। कल विशाखापट्टनम को लेकर ही हमारे ईएसआईसी डिपार्टमेंट में ये विषय चला था। हम भविष्य में ईएसआईसी में किलोमीटर और आईपी की संख्या दोनं को ऑप्शनल लेकर के चलेंगे। जहां पर किलोमीटर के हिसाब से आईपी की संख्या हो रही है वहां उसको प्राथमिकता देंगे, लेकिन जहां पर आईपी की संख्या का घनत्व ज़्यादा हो गया है वहां पर हम आईपी की संख्या का ध्यान करेंगे। और निश्चित रूप से इसके अंतर्गत गुड़गांव में भी जिस नए हॉस्पिटल की आवश्यकता होगी उसको भी पूरा हम ईएसआईसी डिपार्टमेंट के द्वारा करेंगे। अभी एक विषय जो चल रहा था कि हमारे जो पुराने हॉस्पिटल्स हो गए हैं जिनको राज्य सरकारें चलाती हैं उसमें कई बार रिपेयर में बहुत दिक्कत आती है। कल हमारे बोर्ड ने डिसीजन लिया है कि हम रेगुलर मेंटेनेंस के लिए एक व्यवस्था करेंगे और एनुअल रिपेयर मेंटेनेंस के लिए हम लोकल जो सरकार के राज्य सरकार के जो पीएसयू हैं उनको भी हमने अधिकृत कर दिया है ताकि मेंटेनेंस में कभी भी किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आए। जिस ईएसआई अस्पताल में मेंटेनेंस की जरूरत है उसको तुरंत रूप से लागू किया जाए। हम जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो ये योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में चलती है, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये बहुत स्पष्ट मैंडेट है कि जो सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है ये गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है। और हम ये जानते हैं कि बीच में हमारे यहाँ कई जो अस्पताल हैं वो राज्यों के द्वारा संचालित होते हैं, कई केंद्र के द्वारा होते हैं। कल मुझे डीजी ईएसआईसी और हमारे सेक्रेटरी साहब ने डाटा दिखाया जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित अस्पताल हैं उसमें जो नियुक्ति है वो ज़्यादा अच्छी है। राज्य सरकारों में कई तरह के विषयों के कारण चूंकि केंद्र से पैसे का फाइनेंस का रहता है तो अलग अलग राज्यों का डाटा देखने के बाद हमने पाया कि अब ईएसआईसी के अस्पताल जो राज्य से संचालित हो या केंद्र से संचालित हो उसमें सभी डॉक्टरों का एक जैसा वेतनमान होना चाहिए। जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उनके डॉक्टरों का भी जो वेतन है वो सुपर स्पेशलिटी के हिसाब से होना चाहिए। और इसलिए ईएसआईसी के नियमों में एकरूपता लाने के लिए हम इस कार्यवाही को कर रहे हैं और देश में 5000 अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए ईएसआईसी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट किया गया है, जिनकी शीघ्र नियुक्ति करके हम मजदूरों को उनके चिकित्सा की वाजिब सुविधा दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज इतने बड़े संख्या में अस्पताल चलाने के लिए नर्सिंग स्टाफ की भी आवश्यकता होती है। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि ईएसआईसी का इस क्षेत्र में ये 500 बेड का अस्पताल हमने मानेसर में आज भूमि पूजन किया है। बावल में हमारे 100 बेड के अस्पताल स्वीकृत है, टेंडर भी उसका हो चुका है, उसका भी निर्माण कार्य प्रारंभ लगभग हो गया है, उसको भी हम शीघ्र पूरा करेंगे। और ईएसआईसी का इसी सत्र में हम अलवर में भी मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका लाभ अलवर को और हमारे नूह जिले को भी मिलने वाला है। ये कार्य भी हम इसी सत्र में प्रारंभ करने जा रहे हैं। और विशेष रूप से हमने ईएसआईसी के द्वारा पूरे देश भर में श्रमिकों के लिए एक और कार्य शुरू किया है। मेरा ये मानना है कि जिस क्षेत्र में जिस प्रकार के उद्योग होते हैं उसी प्रकार की ऑक्यूपेशनल डिसीजेज भी होती हैं। सामान्यतः जो बीमारियां हमारे मजदूर भाइयों के आती हैं, जिस ऑक्यूपेशन को कर रहे हैं उसके हिसाब से डिसीजेज आती हैं। और इसलिए जो इस सत्र में हम अलवर में मेडिकल कॉलेज अभी जो नया कोर्स है वो इसी सत्र से हम शुरू कर रहे हैं, शीघ्र ही उसका हम उद्घाटन करवाने जा रहे हैं। और पटना के पास बिहटा करके जगह है, वहाँ भी हम मेडिकल कॉलेज इस सत्र में प्रारंभ कर रहे हैं। दोनों जगहों को मैंने इस बार हम लोगों ने चिन्हित किया है कि ऑक्यूपेशनल डिजीज पे काम करते हुए उसके लिए विशेष रूप से हम आइडेंटिफिकेशन का कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। और ये इसलिए भी जरूरी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आग्रह है इस देश में, जो फिट इंडिया मूवमेंट का विषय माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम करते हैं,
जो स्वस्थ भारत का उनका संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए ईएसआईसी बोर्ड ने ये तय किया है कि हम मजदूरों के स्वास्थ्य के लिए केवल क्यूरेटिव माने अस्पताल बनाकर केवल बीमारी का इलाज ना करें, हम प्रिवेंटिव एक्शन की भी तैयारी करें। उसके लिए पहले से उन उपायों को भी अपनाएं जिससे ईएसआई के अस्पताल लोगों के जीवन और स्वास्थ्य में परिवर्तन कर सके, स्वास्थ्य के प्रति सचेत कर सके। कल हमारे ईएसआईसी बोर्ड ने एक निर्णय किया था। अभी जब पिछली बोर्ड की मीटिंग हुई थी तो मैंने कहा था कि देश में 5 अस्पतालों का चयन किया जाए, जिसमें हमने हमारे हैदराबाद का संतनगर का अस्पताल, हमारे फरीदाबाद का अस्पताल, वाराणसी का अस्पताल, कलकत्ता के हमारे जोका का अस्पताल और अहमदाबाद के अस्पताल का चयन किया था, जिसमें हमने 40 साल से ऊपर इस देश में जो हमारे क्लास 1 के अफसर होते हैं, सरकार के द्वारा अनिवार्य रूप से उनका मेडिकल चेकअप किया जाता है। हमने इन 5 अस्पतालों में 40 साल से ऊपर जो हमारे ईएसआईसी के जो हमारे श्रमिक भाई हैं, उनका अनिवार्य स्वास्थ्य चेकअप का पायलट प्रोजेक्ट चलाया। और पायलट प्रोजेक्ट को चलाने के बाद हमको ध्यान में आया कि मजदूरों में ज़्यादा स्वास्थ्य के प्रति चेतना लाने के लिए इसको दूसरे तरीके से चलाया जाए। और इसलिए कल हमारे बोर्ड ने एक दूसरे पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का संकल्प किया है कि हम देश के 15 चुने हुए शहरों में फैक्ट्री को यूनिट मानेंगे। मतलब ईएसआईसी की अस्पताल फैक्ट्री वालों के साथ बात करेगी कि आप अपनी फैक्ट्री में एक हेल्थ चेकअप कैंप लगाइए और फैक्ट्री में यूनिट लगा करके हम अनिवार्य रूप से 40 साल से ऊपर के मजदूरों का स्वास्थ्य का मुफ्त चेकअप कराएंगे, जिससे ऑक्यूपेशनल डिजीज को पकड़ा जा सके और उसका समय पर इलाज किया जा सके। हम ये मानते हैं कि हमारे देश का अगर हमारा मजदूर साथी और हमारा मजदूर भाई अगर वो स्वस्थ होगा तो ये देश का उत्पादन और देश की कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। और इसके लिए ईएसआईसी ने तय किया है कि जून में जो योगा दिवस आता है, हमारे 160 के 160 अस्पताल, हमारी 600 डिस्पेंसरियां योग दिवस आने के 15 दिन पहले सभी डिस्पेंसरी और अस्पताल के माध्यम से हम योग शिविर लगाएंगे और जहां हमारे मजदूर भाई रहते हैं उनकी बस्तियों में जाकर स्वच्छता का अभियान भी चला करके माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करने का काम ये हमारा ईएसआईसी का डिपार्टमेंट करेगा। मुझे हमारे ईएसआईसी के डिपार्टमेंट पे गर्व है। कल ही मैंने जो पैरा ओलंपिक खेल है वहाँ हमारे ईएसआईसी के 2 कर्मचारी, हमारी जो एक यूडीसी थी भावना पटेल और एक हमारा जो भगत, उन दोनों ने पैरा ओलंपिक में अभी एक ने गोल्ड मेडल लिया, एक ने सिल्वर मेडल लिया। कल ईएसआईसी डिपार्टमेंट ने उनको पदोन्नति भी दी हमारे पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों को, और जिन्होंने गोल्ड लिया उनको 1 करोड़ रुपया और जिन्होंने सिल्वर मेडल लिया उनको 50 लाख रुपया ये हमारे डिपार्टमेंट ने दिया है, ताकि पैरा ओलंपिक में काम करने वाले लोगों, पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की हौसला की अफजाई हो। और ईएसआईसी के जो हमारे मेडिकल कॉलेज खुले हैं, आज देश भर में हमारे ईएसआईसी के 18 मेडिकल कॉलेज हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे जो मेडिकल कॉलेज हैं उसमें निश्चित सीटें हम हमारे आईपी के बच्चों के लिए भी रखते हैं, ताकि इस देश के मजदूरों के बच्चे भी डॉक्टर बनके अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकें। ये काम भी हमारा ईएसआईसी डिपार्टमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के हिसाब से करता है। अभी पूरे देश भर में हम लोगों ने ई श्रम कार्ड की योजना शुरू करी है। अभी इससे पहले जिन लाभार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको अभी पत्र दिए थे, उस योजना के बारे में भी मैं इस मंच के माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा। दुनिया भर ने कोविड की महामारी को झेला। भारत सरकार ने बहुत तेजी से देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में चाहे पीपीई किट की बात हो, चाहे कोविड के लिए अस्पतालों में बेड की बात हो, बड़ी तीव्रता के साथ कार्य किया गया। और मैं हमारे ईएसआईसी के स्टाफ को, हमारे लेबर डिपार्टमेंट को भी इस मंच के माध्यम से बधाई देना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ पूरे देश में ईएसआईसी के अस्पताल, हमारे डॉक्टर और हमारे फर्स्ट लाइन के जो लोग थे, उन्होंने बड़ी तन्मयता के साथ न केवल श्रमिक वर्ग का, सामान्य समाज के लिए भी ईएसआई के अस्पतालों ने अपना निश्चित रूप से कार्य किया। लेकिन हमने ईएसआईसी परिवार के नाते तय किया कि जो हमारे ईएसआईसी के आईपी थे,
जिनकी कोविड के अंतर्गत मृत्यु हुई थी, उनके आश्रितों को जो उनका आखिरी वेतनमान था, अब पूरे जीवन भर अगर उनके परिवार के व्यक्ति दिवंगत हुए हैं तो ईएसआईसी के द्वारा ऐसे जो आईपी हैं उनके आश्रितों को जीवन भर के लिए पेंशन दी जाती है, और जिसका वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी आपके सामने हुआ है। दूसरा एक और विषय है कि हम देश के 49 लेबर लॉस को कोडिफाइड करके 4 लेबर लॉ के रूप में लेकर के आए हैं। हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड लेकर के आए हैं, हम सोशल सिक्योरिटी कोड लेकर के आए हैं, हम वेजेस कोड लेकर के आए हैं, हम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड लेकर के आए हैं। और इन चारों कोड में जो सबसे बड़ा थ्रस्ट और जो सबसे बड़ी संकल्पना सरकार की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी देवें, और उसी के नाते हम लोगों ने तय किया कि देश में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लेबर है, लगभग 90% से ज़्यादा हमारा जो लेबर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। वो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लेबर है उसके लिए हमने श्रम कार्ड बनाने की, ई श्रम कार्ड बनाने की पहल करी है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि देश की जो 4 लाख हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो हमारी जो प्लेसेस हैं, जो सेंटर्स हैं, उसके माध्यम से, हमारे लेबर यूनियन के सहयोग के माध्यम से आज 4 महीने के अंतर्गत ही देश में 25 करोड़ श्रमिकों का हम ई श्रम कार्ड बनाने में सफल हुए हैं, जिन सबको हमने 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर देने का भी काम किया है। देश में 400 से ज़्यादा हम लोगों ने ऑक्यूपेशन की पहचान करी है। भविष्य में स्किल के माध्यम से, नेशनल सर्विस पोर्टल के माध्यम से हम देश के रोजगार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे लेबर डिपार्टमेंट को 4 सर्वे करने का निर्देश दिया है। कोविड-19 के द्वारा हमने जो देखा था कि देश में हमारे जो माइग्रेंट लेबर थे, हमारे जो प्रवासी मजदूर थे, उनका डाटा उपलब्ध ना होने के कारण बहुत बड़ी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में वन नेशन वन राशन की योजना जो शुरू करी है, उसको हमारा श्रम मंत्रालय किस प्रकार से उसमें योगदान कर सकता है, भविष्य में हमारे जो प्रवासी मजदूर भाई हैं उनके लिए हम किस प्रकार से कार्य योजना को बना सकते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, इसके लिए लेबर मंत्रालय के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार एक प्रवासी मजदूरों का सर्वे कार्यक्रम शुरू किया गया है। दूसरा, हमारा लेबर ब्यूरो के द्वारा जो हमारे डोमेस्टिक वर्कर काम करते हैं, हमारे घर में 6-7 तरह के डोमेस्टिक वर्कर, चाहे ड्राइवर हो, चाहे हमारा वॉचमैन हो, चाहे खाना बनाने वाला हो, और चाहे महिला सहयोग करने वाली हो, देश भर में डोमेस्टिक सर्वेंट को लेकर के हम लोगों ने एक नया सर्वे लेबर ब्यूरो के माध्यम से शुरू किया है। अभी तक देश में जो रोजगार का सर्वे किया जाता था, वो रोजगार का सर्वे केवल सप्लाई साइड की तरफ से किया जाता था, लेकिन अब लेबर ब्यूरो के द्वारा 2 और नए सर्वे शुरू किए गए हैं कि कृषि क्षेत्र के अलावा जो 9 बड़े क्षेत्र हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का सेक्टर हो, चाहे वो ट्रेड का सेक्टर हो, चाहे वो आईटी का सेक्टर हो, चाहे वो हॉस्पिटल का सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, इन सारे सेक्टर्स में देश में रोजगार के लिए अब हर तिमाही, हर तीसरे महीने एक रिपोर्ट लेबर ब्यूरो के द्वारा प्रकाशित की जाती है। और मेरे को यहाँ ये बताते हुए खुशी है कि 2014 में हमारी जो सरकार आई, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार आई, जब लेबर ब्यूरो के जो सर्वे की, जिसमें संस्थागत सर्वे हम लोगों ने किया कि 2013-14 से, और जब हमारा सर्वे पिछले वर्ष 2021 में आया, मुझे बताते हुए खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण देश में संस्थागत क्षेत्र में, स्ट्रक्चर क्षेत्र में 3 करोड़ 8 लाख रोजगार की वृद्धि हुई। 22% रोजगार के अवसर ये 7 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में बढ़े हैं। और इसके साथ ही साथ संस्थागत रोजगार को लेकर के जो एरिया बेस्ड सर्वे है, जिन इंस्टीट्यूशन में 10 से कम लोग हैं, वहाँ रोजगार की क्या स्थिति है, उसका भी सर्वे अब हम लोगों ने प्रारंभ किया है, और क्वार्टरली उसकी रिपोर्ट भी हम देने जा रहे हैं। और देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एविडेंस बेस्ड पॉलिसी, सरकार ऐसी नीतियों को बनाने के लिए कृत संकल्प है जो मूल रूप से तथ्यों पर आधारित हो, और लास्ट माइल डिलीवरी, इसको करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी से एक विषय पर चर्चा हो रही थी कि ये जो ईएसआईसी के अस्पताल हैं, इन अस्पतालों का जो लाभ है
वो केवल आईपीएस को है या हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने पूरे देश में ये तय किया है कि सुपर स्पेशलाइज्ड चीज़ों में हम कभी कभी स्थानीय लोगों को भी महत्व देते हैं और विशेष रूप से जो आयुष्मान योजना के जो लोग हैं उनको भी लाभ दे रहे हैं। और सोशल सिक्योरिटी कोड जो इस देश में लागू हो रहा है, अब उसमें केवल संगठित क्षेत्र नहीं, जब ये सोशल सिक्योरिटी कोड लागू होगा तो असंगठित क्षेत्र के भी जो मजदूर हैं, जो यहाँ पर रहने वाले आईपी बनेंगे, उनको भी ईएसआईसी का लाभ दिया जाएगा। कल जब हमारे ईएसआईसी बोर्ड की बैठक हुई थी तो मैंने मानेसर के, खो के, कासण के, सहरावन के, नौरंगपुर के, शिकोपुर के, बड़ा के, नवादा के, नारपुर के, भांगरोला के, काकरोला के, ढोरका, झुंडसरा, हयातपुर, ढाणा, अलियर, सारे गांव के सरपंचों को बुलाया था और मैंने कहा था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा मानेसर में जो सौगात दी जा रही है, ये आईपी के साथ साथ हमारे लोकल ये जो गांव के लोग हैं, इनको भी लाभ मिलेगा। उसके लिए भी ये ईएसआईसी के अस्पताल की सब लोगों को हम लोग इस सुविधा के साथ आगे बढ़ाएंगे। मैं आपका एक बात का और धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछली 2 तारीख को मेरा जो दूसरा मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय है, उनके आह्वान पर, उनके निवेदन पर आप सुल्तानपुर में आए थे। सुल्तानपुर की जो झील है, ये पूरी दिल्ली का सबसे बड़ा आकर्षण है और दिल्ली का आकर्षण नहीं है, ये दुनिया का आकर्षण है। हमारे साइबेरिया से लेकर कहाँ के पक्षी सुल्तानपुर की झील पे आते हैं। और हमारे पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा एक इको टूरिज्म की योजना चलाई गई है। मेरे को जो सुल्तानपुर के पास के गांव थे, हमारे कालियावास गांव के लोग मिले थे, हमारे खेटावास गांव के लोग मिले थे, झूंडसराय के लोग मिले थे, जमालपुर और बावड़ा, बाकीपुर तक के लोग मिले थे, ताजनगर के लोग मिले थे। वो मेरे से कह रहे थे कि ये जो हमारा 3 किलोमीटर का जो एरिया हो गया है, हमारा इसके विकास के साथ क्या रिश्ता रहेगा। मैंने उन्हें कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सुल्तानपुर में आए हैं, हमारे पर्यावरण मंत्रालय की इको टूरिज्म की योजना है और जो आपने उस दिन उस क्षेत्र के लोगों को जो आपने होम स्टे की जो आपने जो सौगात दी है, मैं आपसे आग्रह भी करना चाहूँगा कि निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लिए एक विशेष योजना बनाइए और भारत में इको टूरिज्म कैसे बढ़ सकता है, ये आपके नेतृत्व में हम सुल्तानपुर में करके विकास का दूसरा आयाम जो पर्यावरण आधारित विकास और लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का होगा, वो भी सुल्तानपुर में कर सकते हैं। गुड़गांव उद्योग में भी बढ़ेगा और पर्यावरण आधारित पर्यटन में भी बढ़ेगा। ये मॉडल आपके नेतृत्व में यहाँ पर बने, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा भी है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, अभी हमने हमारे डीजी साहब से बात करी है और हमारे सेक्रेटरी को भी मैंने पूछा है और इसलिए ये निवेदन मैं इस मंच के माध्यम से करना चाहता हूँ कि फरीदाबाद में ईएसआईसी का हमारा मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे 650 बेड का हॉस्पिटल श्रम मंत्रालय का है। 149 हमारी एमबीबीएस की सीटें हैं, 49 हमारी पीजी की सीटें हैं और कल ही हमने देश के हमारे केंद्रीय श्रम मंत्रालय के द्वारा वहाँ पर कैथ लैब का उद्घाटन किया। अब हमारे जितने भी कार्डिक के जितने भी ऑपरेशंस हैं मजदूर भाइयों के, वो वहाँ पर लेटेस्ट हमने जो इक्विपमेंट के साथ हमने कैथ लैब को वहाँ बनाया है। लेकिन अब एक मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ नर्सिंग स्टाफ की, पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत आवश्यकता है। आपने ये 10 एकड़ ज़मीन, 8 एकड़ ज़मीन हमें उपलब्ध कराई है। आप एक नर्सिंग कॉलेज के लिए जितनी ज़मीन की आवश्यकता है उपलब्ध कराइए। तो फरीदाबाद का 5 एकड़ का आप कह रहे हैं, तो 5 एकड़ की आप ज़मीन उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित रूप से हम ईएसआईसी के द्वारा प्रस्ताव बना के फरीदाबाद का मेडिकल कॉलेज चलेगा और मानेसर में नर्सिंग कॉलेज चलेगा, ताकि दोनों तरीके से हम इस क्षेत्र की जनता की सेवा कर सकें। मैं इस अवसर पर विशेष रूप से हरियाणा सरकार को मैं बधाई देना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से एक अच्छा माहौल है, लगभग 88,000 के करीब हमारे यहाँ एम्प्लॉयर्स हैं जो, और उसके साथ ही साथ हरियाणा में लगभग 25 लाख से ज़्यादा आईपी हैं। हरियाणा इस देश का वो राज्य है जो आपके नेतृत्व में औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है और हरियाणा ये जो आगे बढ़ रहा है, इसमें आने वाले जो मजदूर हैं, काम करने वाले हमारे जो लोग हैं, उनकी अच्छी स्वास्थ्य की चिंता हो सके, इसके लिए हमारा केंद्रीय श्रम मंत्रालय हरियाणा सरकार के श्रमिक मंत्रालय के साथ मिलकर पूरी तरीके से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का एक आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने देश के मजदूरों के लिए,
देश के गरीबों के कल्याण के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, उन्हीं की प्रेरणा और मार्गदर्शन है कि आज हम श्रम मंत्रालय के द्वारा इस कार्य को पूरा कर पा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि बहुत जल्दी ही हरियाणा अगर अपने किसी पीएसयू को अपॉइंट करेगा, क्योंकि कल हम लोगों ने अपने श्रम विभाग में ये तय भी किया है कि राज्य सरकारों के पीएसयू जो बहुत तेजी से इसको बना सकते हैं, अगर आप अपॉइंट करेंगे तो मुझे लगता है कि हम जल्दी ही 2 साल के अंतर्गत या उससे भी पहले इस हॉस्पिटल को यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। एक और विषय हमने ईएसआईसी हमारे डिपार्टमेंट ने एक निर्णय लिया है, मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। ये देश उन आकांक्षी नौजवानों का देश है जो देश को बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे देश के जो नौजवान हैं, उनके पास जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, आज वो डिजिटल माध्यम से पूरी दुनिया के साथ जुड़ते हैं और पूरी दुनिया के साथ जुड़कर नए नए आइडियाज़ हमारे देश के नौजवानों के पास हैं। और इसलिए आज जिस अस्पताल का हमने भूमि पूजन किया है, हमारे ईएसआईसी डिपार्टमेंट ने एक फैसला किया है कि हम 20 फरवरी को अपने ईएसआईसी डिपार्टमेंट की वेबसाइट के द्वारा देश के जितने भी आर्किटेक्ट कॉलेज के पढ़ने वाले हमारे नौजवान हैं, उनको आह्वान करते हैं कि 21वीं सदी का कोई ग्रीन अस्पताल, क्योंकि अब मैं पर्यावरण मंत्री भी हूँ, हमारे फ्यूचर के अस्पताल भी ऐसे होने चाहिए जो ग्रीन अस्पताल हो, जो पर्यावरण के अनुकूल हो, जो मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ हो, जिसमें नया विज़न हो। इसलिए हमने आज ये तय किया है कि 20 फरवरी से 20 मार्च तक हम देश के जितने भी आर्किटेक्ट कॉलेज हैं, उनके नौजवानों से आग्रह करते हैं कि आप एक ईएसआईसी अस्पताल गुड़गांव का बढ़िया नक्शा बना करके भेजिए। जिस भी नौजवान का सबसे बढ़िया नक्शा होगा, उसको 2 लाख रुपए ईएसआईसी के द्वारा पुरस्कार राशि दी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि हम केवल पहला पुरस्कार रखेंगे, दूसरे पुरस्कार के लिए और तीसरे पुरस्कार के लिए, इसलिए 3 बच्चों का हम चयन करेंगे। जो सबसे बढ़िया नक्शा जिसका पसंद आएगा उनको 2 लाख, जिसका दूसरा नंबर उसको 1.5 लाख और जिसका तीसरा उसको 1 लाख। ये नौजवानों की प्रोत्साहन राशि नहीं है, ये उन आकांक्षी नौजवानों के लिए जिनके लिए देश के प्रधानमंत्री दिन रात काम कर रहे हैं। उनको मैं आह्वान करता हूं, आइए जुड़िए। मजदूरों के अस्पताल को आप अपने भविष्य के सपनों के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, इस देश के मजदूर को और इस देश के मालिक को एक करके हम सबको देश के लिए कर्मयोगी कैसे बना सकते हैं। इसलिए इस प्रतियोगिता को भी हमारे ईएसआईसी डिपार्टमेंट के द्वारा एक नए प्रयोग के रूप में शुरू किया जा रहा है, ताकि ये जो अस्पताल बनेगा, जो भविष्य के भारत का बनेगा, जो आत्मनिर्भर भारत का अस्पताल बनेगा, उसके विचार प्रक्रिया में, उसके निर्माण प्रक्रिया में इस देश के नौजवानों का भी सहयोग हो। इसके लिए हम लोगों ने एक कॉम्पिटिशन शुरू किया है। पुनः श्रीमती गार्गी कक्कड़ जी, श्री सुनील बरसवाल जी, श्री मुखमीत एस भाटिया जी, उपस्थित सभी गणमान्य सज्जनों, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकर मित्रों, आज का ये अवसर ईएसआई के इस 500 बेड के अस्पताल का मात्र शिलान्यास का ये अवसर नहीं है। वास्तव में तो ये जो श्रम शक्ति है, बहुत बड़ा एक वर्ग हमारा ये है। श्रम शक्ति अगर मैं कहूं कि विश्व के निर्माता के नाते से किसी की सबसे बड़ी भागीदारी है तो हमारी श्रम शक्ति से है। सुई से जहाज तक बनाने में, निर्माण करने में इस श्रम शक्ति का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। इस श्रम शक्ति के खुशहाली के लिए, इसकी हर प्रकार की चिंता करने के लिए आखिर को सरकारी व्यवस्था को आगे आना होता है। तो आज ये 500 बेड का जो हॉस्पिटल है, इसके शिलान्यास का मतलब इस श्रम शक्ति का विश्वास जगाना है कि हमारी भी चिंता पूरे प्रकार से होगी, चाहे वो केंद्र सरकार है, अलग अलग विभाग हैं, चाहे हरियाणा सरकार है, अलग अलग विभाग हैं, सभी को इन चीज़ों के लिए और हम लोग तैयार रखते हैं कि समाज का वो वर्ग जो किन्हीं कारणों से कठिनाइयाँ अपने जीवन यापन को चलाने के लिए महसूस करते हैं, हर प्रकार का लाभ उनको मिलना चाहिए। समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, रोटी, कपड़ा और मकान,
ये मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हम लोग कटिबद्ध हैं कि हम जरूर करेंगे। मानेसर का ये इंडस्ट्रियल हब है। इस हब में यहाँ की मांग भी है, यहाँ की ज़रूरत भी है, और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे केंद्रीय मंत्री जी का कि जिन्होंने इस हॉस्पिटल को न केवल यहाँ बल्कि पूरे देश भर के लिए, केवल श्रम शक्ति के लिए ही हमारे अस्पताल उपलब्ध रहेंगे ऐसा नहीं है, बल्कि आसपास की जनता, इनके लिए भी इसका उपयोग ये होना चाहिए। इस अवसर पर आज पूर्व वक्ताओं ने विभाग से संबंधित, आवश्यकताओं से संबंधित बहुत सी बातें रखी हैं, और सभी पूर्व वक्ताओं की बातों का जो अंत में हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने, श्री भूपेंद्र यादव जी ने जिस प्रकार से सहज तरीके से उनके ऊपर अमल करने का भरोसा हमको दिलाया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अब सबसे आखिरी जो वक्ता होता है उसकी कठिनाई होती है कि जो कुछ कहना होता है, सभी 7-8 जब पूर्व वक्ता हो जाए तो सब कह चुके होते हैं और कुछ कहने के लिए नहीं होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो अभी तक बातें कही गई हैं वो सब पूरी होती हैं तो हमारे स्थानीय लोगों को, श्रम शक्ति को एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि उद्योग और उद्योग के साथ श्रम शक्ति ये हमारे विकास का एक द्योतक है। जितना उद्योग ज़्यादा लगेगा उतना लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार से ही उसके अंदर नौजवानों की स्किलिंग हो, किस प्रकार का काम करने के लिए वो तैयार हों, तो स्किलिंग का यानी एक विभाग भी बनाया गया है केंद्र सरकार में, प्रदेश सरकार में भी। साथ में हमने श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय, एक पहला हमारा प्रदेश है जिसने एक विश्वविद्यालय, एक यूनिवर्सिटी बना दी है। उस यूनिवर्सिटी के माध्यम से हजारों ऐसे नौजवान कौशल आगे बढ़ करके और अपना जीवन यापन करने के लिए चाहे स्वयं का काम करेंगे और चाहे कहीं प्राइवेट नौकरी करेंगे, उससे उनके रोजगार के अवसर खुलते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो हमने काम किया कि जो उद्योग हैं, उन उद्योगों में हमारे प्रदेश के जो नौजवान हैं उनको काम करने का मौका मिले, इसके लिए हमने 75% जो आरक्षण का प्रावधान ये उनके लिए किया है। इसमें ये ठीक है कि प्रारंभ में कुछ बातें ऐसी आई जिसके कारण से लोगों ने इस पर ऐतराज जताया। अब ये केस कोर्ट में भी चला गया है, लेकिन हमारा हेतु ये है कि आखिर इंडस्ट्री, उद्योग प्रदेश में लगता है तो उसमें प्रदेश के युवकों को काम करने का अवसर अधिक मिलना चाहिए। आखिर रोजगार देना, किसी को काम में लगाना, ये प्रदेश की जिम्मेवारी है, तो अपनी जिम्मेवारी के नाते से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस